नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। उत्तर भारत में हवाओं ने अपना रुख बदला है। 14 जनवरी के बाद काफी सर्द वातावरण है, तो इसमें मैं अपने व्यूअर्स से सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, अपना ध्यान रखिए। हो सके तो गरीबों की मदद कीजिए, अगर आप सक्षम हैं तो कंबल वगैरह का भी वितरण उनको कीजिए जिनको इसकी जरूरत है, क्योंकि ठंड एक ऐसा सीजन है जहां सबसे तगड़ी मार उन लोगों को पड़ती है जिनके अपने घर नहीं है। जिनके अपने घर नहीं है उनसे याद आया कि रवीश कुमार ने अर्नब गोस्वामी के चैट के ऊपर बात की है। चलिए उसी बारे में बात करेंगे कि क्या अर्नब गोस्वामी का व्हाट्सएप चैट ये कहीं से भी खुलासा करता है कि वो एयर स्ट्राइक के बारे में जानते थे, जैसा कि रवीश कुमार अपने 1 घंटे के प्रोपेगेंडा शो में कहते हैं। और एक्सपर्ट के रूप में उन्होंने जिसको बुलाया है उसके बारे में भी बात करेंगे कि वो कितना बड़ा एक्सपर्ट है, वो भी इस तरह के मामलों का कितना बड़ा जानकार है। तो मैग्सेसे अवार्डधारी स्वयं इस बात को अपने ही वीडियो में कहते हैं कि पार्थो दास गुप्ता के साथ कन्वर्सेशन में अर्नब गोस्वामी क्या कह रहे हैं। पार्थो दास गुप्ता को अर्नब गोस्वामी कहते हैं कि इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। इस पे पार्थो दास गुप्ता कहते हैं कि स्ट्राइक नहीं, उससे भी कुछ बड़ा होने वाला है, शायद कश्मीर में भी बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा कि लोग इलेटेड हो जाएंगे। इसी शब्द का रवीश कुमार भी इस्तेमाल करते हैं। अरे रवीशवा, ये बताओ, इस पूरे बातचीत के दौरान इसको लेकर के तुम और अरफा खानम खूब कूद रहे हो, तुम्हारा वो अल्ट न्यूज वाला टकला खूब कूद रहा है, इसमें कहीं भी बालाकोट, सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक जैसे शब्दों का जिक्र है? अब मैं बता दूं दोस्तों कि अर्नब गोस्वामी को ही नहीं, देश भर में तमाम मोदी समर्थकों को मोटा मोटी आइडिया था कि मोदी सरकार कुछ बड़ा कदम उठाने वाली है। कब एग्जैक्टली उठाने वाली है पता नहीं था, लेकिन कुछ बड़ा होने वाला है इस बात का अंदाजा हम सबको था। इस हिसाब से अगर आप मेरे फेसबुक के टाइमलाइन पे जाएंगे तो लगभग मैंने भी 22 या 21 फरवरी को यही पोस्ट किया था कि इस बार जो पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी जवाब देंगे वो कुछ बड़ा देंगे। उसका कारण था, केरल में नरेंद्र मोदी की जब एक रैली होती है, उन्होंने कहा था उस रैली में कि अगर इस आतंकवाद को भी खत्म करने का जिम्मा मेरे ही सर है तो मैं भी वो जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूं। अब आप समझिए कि एक आदमी जो पहले ही सर्जिकल स्ट्राइक करा चुका है, ये जो कांग्रेस के सो कॉल्ड राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई हम होते तो ये कर देते, वो कर देते, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, एक पत्रकार, उसका एक अलग कारण है। 2013 में अर्नब गोस्वामी ने एक इंटरव्यू लिया था राहुल गांधी का, और राहुल गांधी को सिंपल इंग्लिश या सिंपल सवालों के जवाब समझ में नहीं आए थे। शो का नाम था फ्रैंकली स्पीकिंग विद अर्नब, जो कि टाइम्स नाउ पे उस वक्त आता था। और उस शो के वजह से राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी, राहुल गांधी की मैच्योरिटी, इन सब पे पहली बार सवाल उठे थे कि इतना इमैच्योर लड़का, लोगों ने तो गधा तक बुलाया था, लेकिन मैं नहीं बुलाऊंगा, मैं शो में हूं भाई, स्क्रिप्ट में भी ये नहीं लिखा है। मैंने बोला लोगों ने, कुछ लोगों ने बोला था, कई लोग हैं जो पप्पू अपू बोलते हैं, मैं नहीं बोलता, मैं क्यों बोलूं भाई। तो खैर उसी जो कई लोग उसको जिसको पप्पू बोलते हैं, इसी के बाद वो स्टैब्लिश हो गई थी कि थ्योरी। खैर आते हैं राहुल गांधी, और उसके बाद जो राहुल गांधी के लिए रवीश कुमार 1 घंटे की बैटिंग करते हैं, तो इस पूरे व्हाट्सएप चैट में मुझे 2 शब्दों का जिक्र कहीं नहीं दिखा, बालाकोट एयर स्ट्राइक या फिर एक ऐसा एयर स्ट्राइक जैसा भी कोई बात हो। उस वक्त कंक्लूजन यह था कि इस बार हम लोग अटैक या तो नेवी के रास्ते करेंगे, या एयर स्ट्राइक होगी, या फिर कोई बड़ा आर्मी एक्शन हो सकता है। बाय द वे, ये वही कांग्रेस सरकार है जब 2012 में भारत के जवानों का सर काट लिया जाता है। भारत के जवानों का सर काट लेने वाले लोगों के साथ नजर आते हैं कांग्रेस, पाकिस्तान के साथ। ऑब्वियस सी बात है, लगातार 6-7 सालों से तो पाकिस्तान के साथ ही नजर आते हैं हर मुद्दे पे। ये वही कांग्रेस है जो कहती थी अच्छा एयर स्ट्राइक हुआ है, हमें तो पता ही नहीं है भाई, हम तो मानते ही नहीं कि एयर स्ट्राइक हुआ है। ये वही कांग्रेस है जो कहती थी अच्छा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, हमने भी किए थे भाई, कब किए थे,
पता नहीं। सबसे बड़ी बात, इनके द्वारा किया गया सर्जिकल स्ट्राइक तो आर्मी वालों को भी पता नहीं था। अरे बाप रे बाप, इतना जबरदस्त सर्जिकल स्ट्राइक, लगता है कि राहुल गांधी और वाड्राइन खुद गई थी। एनीवे, आते हैं टॉपिक पे। तो रवीश कुमार डिफेंस एक्सपर्ट के रूप में बुलाते हैं खरदूषण। सर ये क्या है खरदूषण यार? प्रशांत प्रदूषण, कम ऑन। ये प्रशांत प्रदूषण वो अर्बन नक्सल है जो कहता था कि कश्मीर में रेफरेंडम होना चाहिए, और मोदी सरकार ने रेफरेंडम छोड़िए 370 को ही अबॉलिश कर दिया। तो दुख तो होगा ही कि भाई इतना बड़ा सिक्योरिटी लैब जो हम सोच रहे थे वो तो हुआ ही नहीं। तो कितना बड़ा ये क्रिमिनल ऑफेंस है, इसको लेकर के वो प्रशांत प्रदूषण को बुलाया गया। ये प्रशांत प्रदूषण वही देशद्रोही आदमी है जो राफेल में सरकार के द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट से चोरी छुपे निकलवा के लेके आ गया था। ये वही खरदूषण प्रशांत भूषण है जिसको एक्सपर्ट के रूप में रविश्वा बुला के लेके आया है। ताली नहीं, मन कर रहा है जूता मारे खींच के, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं। इस प्रकार की धूर्तता रवीश कुमार अक्सर करते रहते हैं, मगर इस बार सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी ये एक कदम आगे चला गया। इसका कारण यह है कि एनडीटीवी पे इस वक्त सेबी से लेकर के सबने फाइन लगाया। मतलब मालिक और मालकाइन जो एनडीटीवी के हैं इस वक्त, वो दोनों जो है कब जेल चले जाएंगे इसका आता पता नहीं है। इसको अर्नब दिख रहा है, व्हाट्सएप चैट में लिखा है। कहां लिखा है? मैक्स से अवार्डधारी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहां पे एयर स्ट्राइक जैसी बात या बालाकोट स्ट्राइक होगी ऐसी बातें लिखी गई है? रवीश कुमार एक सवाल पूछना तो आपसे हम भूल ही गए। राडिया टेप में जब कांग्रेस के मंत्रालय एनडीटीवी के दफ्तर से डिसाइड हो रहे थे तो वो किस प्रकार के चैट थे, किस प्रकार के सुरक्षा समझौताओं के साथ खिलवाड़ थे, इस बारे में आप रोशनी डालना भूल गए कि कैसे आप ही की कुली, उप्स नाम नहीं लेंगे वरना बदनामी हो जाता है, आप लोग का भी पता नहीं कौन सा एंगल वाला लग रहा है। खैर वो बात हो रही थी उनसे कि भैया इसको गृह मंत्रालय दे दिया जाए, इसको रक्षा मंत्रालय दे दिया जाए। इस प्रकार की बातें जब एनडीटीवी के दफ्तर में डिसाइड होता था कि भैया यही आदमी बनेगा। वैसे एनडीटीवी से एक और बात याद आएगा, अपना 25वां सालगिरह एनडीटीवी ने राष्ट्रपति भवन में मनाया था। ऐसे लोग और ऐसे लोगों की टीम जिस पे मुझे सस्पेक्ट है कि कोई ना कोई प्रो पाकिस्तानी है, या फिर मुझे यह भी सस्पेक्ट है कि एनडीटीवी में कई स्पाई छुपे हुए हैं आईएसआई के। इल्जाम ही लगाना है। ये भी रवीश कुमार आप भी इल्जाम ही लगाते हैं, सबूत तो देते नहीं है ना, तो हम भी इल्जाम ही लगा रहे हैं। हाँ, इल्जाम क्या लगाना, हमारा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा विश्वास है कि एनडीटीवी में कई लोग स्लीपर सेल से जुड़े हुए हैं पाकिस्तान के। लो बोलो, वो किस आधार पे राष्ट्रपति भवन में एक न्यूज चैनल को एक्सेस मिलता है कि शो करे, अपना 25वां सालगिरह मनाए? क्या माननीय राष्ट्रपति जी के और राष्ट्रपति भवन में एक प्राइवेट न्यूज चैनल को इस प्रकार से आने देना, वहां पे अवार्ड शो का फंक्शन होना, राष्ट्रीय सुरक्षा के मानकों के साथ रवीश कुमार खिलवाड़ था कि नहीं? हां या ना में बताना। अगर हां में जवाब है तो उस वक्त क्या हिला रहे थे, माने गंदा शब्द नहीं बोल रहे थे, उस वक्त क्या कान खुजा रहे थे? लप्पड़ मारने का मन करता है यार, तुम गजब के लीचर आदमी हो। लप्पड़ अपने आप को कि इस प्रकार की दोगली बातें हमें सुन के तुम्हारी एनालाइज और समराइज करना पड़ता है, क्योंकि दोस्त लोग मेल में पूछते हैं कि भैया रवीश ने इतना झूठ बोला, इसको कैसे एक्सपोज किया जाए, समझ में नहीं आ रहा है। तो एक्सपोज करने का जहां तक यह है कि राहुल गांधी की ही सरकार थी 2008 में और 26/11 का हमला होता है, और उस वक्त एनडीटीवी के प्रख्यात जो है टीवी वाले वो लाइव दिखा रहे थे। देखिए भाई, बिल्डिंग पे जो है आर्मी के जवान चढ़ गए, नरीमन हाउस की तरफ अब आर्मी अटैक करने वाली है। टेररिस्ट उसी चीज को, उसी फुटेज को देख रहे थे। एनडीटीवी लगाओ। हाफिज सईद तो ये भी कहता है कि भाई देखिए बरखा दत्त अच्छी है, एनडीटीवी अच्छा है, वो देखिए आप लोग। भारत का परम विरोधी एक वेल नोन टेररिस्ट जब एनडीटीवी की तारीफ करे तो आपको समझना चाहिए कि वो कितना बड़ा देशभक्त चैनल है। और जो सेपरेटिस्ट अर्बन नक्सल प्रशांत भूषण है, उसको रवीश कुमार अपनी शो में बिठाते हैं। वो सेपरेशन को लेकर के
बात को लेकर के कि ये करा लिया जाए, रेफरेंडम करा लिया जाए, जो रहना चाहते हैं कश्मीरी वो भाग दे दिया जाए पाकिस्तान को, ये बात बोलने वाला प्रशांत भूषण उसमें एनालाइज करता। देखिए अर्नब के व्हाट्सएप चैट में है तो बालाकोट एयर स्ट्राइक की बात हो तो रही है, ये बात और है कि उसमें लिखा कहीं नहीं है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि ये सुरक्षा मानकों के साथ खिलवाड़ है। हम मान के चलते हैं क्योंकि 3 दिन बाद एयर स्ट्राइक हो गया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं क्या, सैकड़ों लोगों ने यह प्रेडिक्ट किया था कि इस बार बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, और उसके चलते देश भर में रवीश कुमार एक मीम बना मोदी जी को लेकर के, इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। आपको पता नहीं हो तो मैं बता दूं कि ये मीम उसी सर्जिकल स्ट्राइक से पहले, जब एयर स्ट्राइक सफल हो गया था, उसके बाद ये होने वाला था कि भाई इस देश के भक्त लोग बहुत कुछ जानते हो, कहते हैं कि भाई इस देश में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, मोदी जी की चुप्पी है तो बड़ा होने वाला है। ये कोई बहुत ऐसा नहीं कि रॉकेट साइंस था, इस देश में हजारों लोगों ने उस संबंध में लिखा है, बातें की है। सतीश चंद्र मिश्रा जी 21 फरवरी को लिखते हैं, उनका तो दूर दूर तक भाई पीएमओ छोड़िए बीजेपी से लिंक नहीं है। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के बहाने ही मोदी सरकार को डिफेंड करना शुरू किया था, और उसी में एक पॉइंट उन्होंने लिखा था कि हमला इस बार पलटवार जो है करारा होगा, इतना करारा होगा कि पाकिस्तान के लोग और सरकार दोनों दंग रह जाएंगे। इसका मतलब आप मोदी जी फोन करके बताए थे क्या सतीश चंद्र मिश्रा को? फेसबुक प्रोफाइल आप लोग जाके सर्च कर सकते हैं, फोन करके बताए थे। गजब बात करते हो रविश्वा यार। इस धूर्त का नाम प्रंजय गुहा ठाकुरता है। दवायर में इस धूर्त ने एक आर्टिकल लिखा था ठीक चुनाव से पहले, ताकि सरकार पे करप्शन का भी और मोदी सरकार को करप्ट बताया जाए। उसमें बताया था कि अडानी ग्रुप को मोदी सरकार ने जबरदस्ती 500 करोड़ का फायदा पहुंचाया, बट नेचुरल था कि अडानी ग्रुप जो है वो कोर्ट में जाएगी। अडानी ग्रुप कोर्ट में गई भी, मानहानि का दावा ठोका, मगर दवायर ने बड़े ही स्मार्टली एक नीचे में स्टार मार्क करके लाइन लिखा था कि इस पोस्ट में लिखी गई बातों का जिम्मेदार ये पत्रकार है, और इसको लेकर के प्रोपेगेंडा चलाना शुरू किया गया था। एनडीटीवी के प्राइम टाइम पे धूर्त कुमार मैग्सेसे अवार्डधारी ने कई बार इसको समझाया और बताया कि देखिए अडानी को जो है मोदी सरकार फायदा पहुंचा रही है। अब ये धूर्त आदमी जो है ठकुरवा, ये माफी मांग लिया है कोर्ट में, बोला माई बाप हमरे पास कोई सबूत नहीं था, हम तो जानबूझ के लगाए थे, प्लीज माफ कर दो। लेकिन अडानी ग्रुप इसको माफ करने को तैयार नहीं है। दवायर इससे बच के निकल गई, क्योंकि उसने वो स्टार लाइन में लिखा था कि भाई मार्क में, नोट में, कि भाई इस पोस्ट की जवाबदेही जो है इसी ठकुरवा पे है, यानी उसी के कंधे पे रख के एनडीटीवी और दवायर दोनों साइड से बंदूक दनादन मोदी सरकार पे चला रही थी। ये इन धूर्तों की सच्चाई है। तो भाई तुमने जिस प्रकार से, और हर बार आप देखेंगे ना रवीश कुमार 2-3 पोर्टलों का जिक्र करते हैं, दवायर में ऐसा लिखा है, अल्ट न्यूज फैक्ट चेक किया है, अरे बाप रे बाप बड़का काम किया है, न्यूज क्लिकिंग इन में ऐसा लिखा है। माने ये लोग आसमान से उतरे हुए देवदूत हैं रवीश, ये लोग देवदूत आदमी है रवीशवा, कि लोग जो बोल रहा है सच्चे बोल रहा है, तो ये झूठ का है निकला, ये माफी का है मांग रहा है कोर्ट में। 500 करोड़ घोटाला साबित करता, बताता कि मोदी सरकार ने कैसे किया है, या यूं ही 6 महीना तक ठीक इलेक्शन से पूर्व अपने मर्जी से कांड किया जा रहा था। यही दवायर है जो जब मोदी सरकार 2019 में तमाम इनके प्रोपेगेंडा के बाद जीत रही थी, तो विधवा विलाप कलाई की चूड़ियां तोड़ रही थी। आज मैं दावा करता हूं आरफा खानम शेरवानी जैसी घटिया औरत के डिक्शनरी से सिर्फ माइनॉरिटी नहीं, मुसलमानों का ह्यूमन राइट वाला एंगल निकाल दिया जाए तो उसकी पत्रकारिता में एल भी नहीं बनेगा। पत्रकारिता में एल नाम का कैपिटल लेटर कुछ बचता है जी? नहीं होता है। फिर भी आप समझिए एक मीम के तरह किसी दिन हम भी जेएनयू के नहीं, एक एसोसिएट प्रोफेसर को बुलाएंगे और बताएंगे रवीश कुमार तुम कितने अव्वल दर्जे के धूर्त आदमी हो। अफसोस के साथ कहना पड़ता है तुम्हारी धूर्तता को एक्सपोज करने के लिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। 1.5 मिलियन व्यूज चले जाते हैं तो लोग जो है कंफ्यूज होते हैं। मेल हमको आता है, पूछते हैं लोग कि भैया इतना बड़ा बात बोल रहा है, इतना झूठ बोल रहा है, आप कुछ बताएंगे? तो रवीश कुमार का पूरा एपिसोड का लब्बो लुआब ये है कि जो उसने व्हाट्सएप चैट दिखाया, जो बताया, उसमें कहीं से भी किसी भी शब्द से ऐसा प्रतीत नहीं होता
कि उस आदमी को एयर स्ट्राइक की जानकारी थी या बालाकोट जैसे संवेदनशील मामलों की जानकारी थी। एक सोर्स होता है हर एक न्यूज चैनल का, जिसके जरिए छोटा मोटा आकलन लगता रहता है कि हां इस बार अटैक होगा। अच्छा, यह भी आइडिया लगता है कि सरकार की कैपेबिलिटी क्या है। यही अर्नब गोस्वामी अगर इतना था तो टाइम्स नाउ में भी जब सर काट करके हमारे जवानों का लेके गए थे कांग्रेस के वक्त में, मनमोहन सरकार थी, तो एनालाइज कर लेता, लेकिन जानता था निकम्मी सरकार है, गर्दन काट लिया हमारे फौजियों का, फुटबॉल खेल रहे मगर फिर भी कड़ी निंदा करेंगे। ज्यादा से ज्यादा कड़ी निंदा क्या होती थी, हम क्रिकेट मैच खेल लेंगे पाकिस्तान के साथ। कांग्रेस का तो यही पॉलिसी था ना। तो कांग्रेस की इन्हीं धूर्त पॉलिसियों के वजह से, और राहुल गांधी उस वक्त बताने की जरूरत नहीं थी कि अमेठी के भी सांसद थे, वायनाड से नहीं थे। अच्छा, केरल में एक रेप हो गया है, जैसे कि यूपी में रेप हुआ था ना, वैसा ही दर्दनाक हादसा है, हाथरस वाला। लेकिन अफसोस की बात है कि वो केरल में हुआ, और केरल में तो भाई केरल के वायनाड से राहुल गांधी सांसद है। तो मुझे नहीं लगता कि देश भर की मीडिया वहां पहुंचेगी केरल में उस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए, क्योंकि जहां राहुल गांधी है वहीं इंसाफ है। जय श्री राम।